अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत बहुत आप सब लोगों को जो जो पास हो गए हैं उनको मुबारक हो। एक तो हन्नान मुझे नज़र आ गया है, और कौन कौन ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया भाई? अच्छा हन्नान, आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? ठीक है, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं। मैंने शुरू में तो रेगुलरली बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेस ली, जिससे मैं स्ट्रीमलाइन हुआ, वरना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक एंड है। में बस अपनी प्रिपरेशन में पढ़ के, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते थे वो मैं बाद में ज़रूर सुनता था और बहुत से फ़ायदा सही। होता था। अच्छा, पहले आगे पहले क्लासेस आप फीडबैक ये दीजिए कि जो जो आपको टॉपिक्स याद हैं वो आप बताएं, और कोई ऐसा अनयूजुअल चीज़। अच्छा, एक और बात ये कि वाइवे का ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो सा है ना, ये नॉलेज बेस्ड वाइवा नहीं था बिल्कुल भी। हम्म, ठीक है, ये आपकी नॉलेज असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। उन्होंने आपका जनरल नॉलेज टेस्ट किया कि ये बंदा आइदर अगर पेशेंट इसको इस तरह कोई ओटी में मिल जाए या आईसीयू में मिल जाए तो क्या ये उसको मैनेज कर सकता है कि नहीं। तो एग्जैक्टली। नॉलेज को बिल्कुल भी मैंने टेस्ट नहीं किया। बाकी जो अनयूजुअल चीजें थी वो जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि एग्जामिनर के क्वेश्चंस कुछ थे और उसके वो आंसर्स उनसे कुछ चाह रहा था। तो हम आप हमेशा ये कहते हैं कि भी क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को जितना मर्जी समझ लें, लेकिन एग्जामिनर्स जो सेट करने वाले को है ना क्वेश्चंस, उन लोगों को अभी इन चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो उनका टारगेट होता है उसके हिसाब से उनकी कीज नहीं होती उनके पास, तो हम्म। वो बड़ी इररेलेवेंट होती हैं। तो इस चीज को किसी तरह ठीक करने की जरूरत है। बाकी लेकिन इररेलेवेंट ये था कि इंजरीज हम बहुत कम इसको देखते हैं, और आईवी ड्रग अब्यूजर्स पे के कंसर्न्स मोटे मोटे तो पता होता है, लेकिन बाकी भी इसके फुल कंसर्न्स उन्होंने मेरे से पूछे हैं। तो ये चीजें हम बड़ी ऐसी जो अनटच रही हैं। और इसके अलावा सर, क्रश इंजरीज का पेशेंट था, तो उसने ट्रॉमा से हट के उसने मुझे कहा कि आप क्रश रिलेटेड चीजें बताएं। तो खैर वो जितना भी था वो उसने मेरा नॉलेज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, सिर्फ उसने जनरल नॉलेज पे किया। सेकेंडली सर, का पोर्शन इक्वली डिवाइड कि भी फलां कितना आएगा, फलां पेपर के लिए। और बाकी सर पेन पे एज अच्छा, स्पेशल कोई जल्दी वाइवा नहीं जल्दी हुआ। मैं आपको जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ, गायनी आपसे क्या सवाल पूछा? सर मैसिव ऑब्स्टेटिक हैमरेज था बस। ओके। पीडियाट्रिक्स में से क्या पूछा? एपीएच था, एपीएच आया था वो उसमें। अच्छा, पीडियाट्रिक्स में से अच्छा, क्या वो पूछा? पीडियाट्रिक्स में डाउन सिंड्रोम, वो भी हमारा रिलेटेड था बस। अच्छा, एमआरआई इन डायन सिंड्रोम। अच्छा, और सर कॉम्प्लिकेशन मैं क्या आपको पूछी सारा थी? बता दूंगा कि पहले सेशन में आपका ट्रैकियोस्टमी आईसीयू मैनेजमेंट थी उसकी सारी, और हम्म। उसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थे। दूसरा लेरेंजेक्टमी के रिलेटेड कंसर्न्स थे, फिर न्यूट्रिशन पे क्वेश्चंस थे, फिर उसके अलावा आपके माइटल स्टेनोसिस पे क्वेश्चंस थे, नीडल स्टिक इंजरीज पे थे, क्रश इंजरी पे था। वन उसके लंग अलावा वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन। बर्न सर, इलेक्ट्रिक बर्न्स हम लोगों ने जितना भी पढ़ लें बड़ा लिमिटेड सा डाटा था, लेकिन उसने बड़ा खंगाला इस इलेक्ट्रिक बर्न्स को ना। उसके हम्म। अलावा आपका इसके कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस थे, रेस्पिरेटरी की, लंग कंप्लायंस, और उसके बारे में पूछा हुआ था। वेनस एयर एम्बोलिज्म था पोस्टीरियर फोसा सर्जरी के हवाले से, उसके हम्म। कंसर्न्स पूछे हुए थे। सर्टी के थे, बेरियाटिक सर्जरी के थे, ऑर्थो में टीएचआर के बारे में पूछा हुआ था। और इसके अलावा एक बात उन्होंने पूछा हुआ था सर, लॉन्ग केस में उन्होंने डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज था, और उसकी इसोफेगेटमी करवानी थी आपने। वन लंग वेंटिलेशन पे क्वेश्चंस थे। और कोई मिस हो गया तो कोई और बताते हैं। कौन से फिजिक्स में मल्टी वो इम्प्लांटेशन। हाँ, हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस आई थी ना, वो दो आई थी। वेनस एम्बोलिज्म थी, और जो है ना वो थी बोन सीमेंट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम। उस पर भी बहुत खंगाल रहे थे उसको ना, कि उन्होंने बोला टीएचआर के लिए पेशेंट है, 75 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है ना। तो बस उसमें वही एल्डरली रिलेटेड कंसर्न्स आपने बता दिए। वो सब चीजें सुनते सुनते जो है ना, फिर वो बोन सीमेंट पे आ गए, उस पर उन्होंने कंप्लीट वाइवा ले लिया, और उसमें डीडीज वगैरह पूछ रहे थे। और जो है ना साथ में उन्होंने वो किया फिजिक्स में, जो है ना उन्होंने जो हीमोडायनेमिक मॉनिटर्स होते हैं ना, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशंस, पल्स प्रेशर वेरिएशंस, वो कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब हाँ, चीजें डायनामिक पूछी। और स्टैटिक और डायनेमिक अच्छा सर, कंप्लायंस इसके क्या अलावा ना होता है। मेरे को अनीमिया पे भी दिया था। अनीमिया किस पे? पे भी एक शॉर्ट सा वाइवा उन्होंने मिस किया।
और अनेमिया ना वाइवा में नहीं था, वो जो हमारा जो लॉन्ग केस वाला पेशेंट था ना उसका 8.2 का एचबी था, और वो इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट था ना, तो उसका क्या ट्रिगर होना चाहिए प्री ऑपरेटिव, आप कैसे उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ब्लड करेंगे, अरेंज करेंगे, इस पे था वो पूरा। वो तो लॉन्ग केस में तो अलहदा सी चीज थी ना, वो लॉन्ग केस में तो अलहदा सी चीज थी। मेरा टेबल वाइवा जो था ना, उसके अंदर एग्जामिनर ने अनेमिया सिनेरियो था ना, उसमें पेशेंट की एचपी कम थी, 6 थी, अराउंड 6 थी। तो उसने अनेमिया रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में हाँ से वो कीजिए कॉजेस एपीएच पूछी थी, एपीएच जो पेशेंट ठीक थी है, ना और वो उसका सारा कुछ टेबल 6 वाइवा में एचबी। मेंशन किया। हाँ HB6 जो था ना वो उसका था, जो एपीएच में थी ना पेशेंट, उसके लिए था। और उसमें ब्लड कंजर्वेटिव भी पूछ रहे थे कि ऑन टेबल पेशेंट को आपने अंडर कर दिया तो आप क्या करेंगे, तो आपने इनहेलेशन ऑफ कर देनी है, केटामीन दे देनी है, तो वो बेहतर होता है उन पेशेंट्स के लिए ना, ब्लीडिंग रोकने के लिए जब तक ब्लड ना आए। तो इस तरह के सवाल पूछ रहे थे उल्टा पुल्टा। अच्छा खैर ये वाला मेरा एग्जाम बहुत अच्छा बुरा था। अच्छा हन्नान, सॉरी हानिया, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आप हन्नान ने जैसे फीडबैक ये दिया है कि उसके हिसाब से एग्जाम जो है ना ये नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ थी, और एग्जामिनर्स का वे ऑफ आस्किंग वाज नॉट वेरी क्लियर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर बिल्कुल डॉक्टर हनान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो ना। अच्छा इसमें एक और चीज भी मैंने देखी ना, उसमें था कि वो आपको ना जानबूझ के कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब भी ना जैसे एमएस वाला पेशेंट था ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि ना आप इसे कैसे एनेस्थीसिया देंगे, वो सिवियर एमएस के साथ था, और उसकी फंक्शनल क्लास जो थी ना लेस देन 4 थी, तो उन्होंने पूछा किस तरह आप एनेस्थीसिया देंगी ना, तो मैंने कहा सर मैं तो इसे जीए दूंगी। तो उस पे उन्होंने बोला क्यों भाई जीए क्यों दोगी, जब हमने इसकी सर्जरी पाँव हर्निया की करानी है, तुम जीए किस खुशी में दे दोगी, तुम उसे दे देना स्पाइनल। तो मैंने कहा सर मेरी बात तो कह रहे हैं कि ना नहीं नहीं ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है, इस तरह की ना कहानी करनी शुरू कर दी। मैं कहा सर मैं सेफ फील नहीं कर रही पेशेंट के लिए, तो बस मैं तो यही दूंगी इसको जी, नहीं, और मेरे से बैकअप भी ये आईसीयू क्वेश्चन करा। पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि फिक्स कार्डियक आउटपुट स्टेट है, मैं रीजनल एनेस्थीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं उसके वेंट्रिकल्स खाली नहीं होने दूंगा। हाँ मैं उसको बोल रही हूँ सब कुछ बोला, अब तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा तुम सर ये एपिड्यूरल लगा दो, उससे अच्छा हो जाएगा, उससे ये भी फलाना अच्छा वो भी अच्छा फलाना अच्छा। तो मैं अच्छा ये इसमें ना मैं आपको ये कहूंगा कि अगर वो कह रहे हैं ना, तो जो उसके अंदर प्रॉब्लम अब एपिड्यूरल है ना या स्पाइनल है, आप उससे कहेंगे कि उसको कोएगुलोपैथी हो सकती है, वो वारफेरिन पे, या जो है वो थ्रोम्बो। हाँ सर ये सब चीजें मैंने बताई उनको, तो उन्होंने कहा चेंज कर देना, बंद कर देना, इस तरह करके ना उन्होंने सारी कहानियां करनी शुरू कर दी। फिर मैंने एंड में सर से यही कहा, मैं कहा सर मैं नहीं सेफ फील कर रही, करवा सकते होंगे लेकिन मैं सेफ नहीं फील करती इससे। तो फिर हंसने लगे, कहने चलो ठीक है बचा लिया तुमने मरीज। हाँ देखा, आ गई समझ बात। अच्छा एनीवेज, देखो इसके अंदर अच्छा और कोई और इसके अलावा हानिया, और एक तो अच्छा एक और इमोशनल एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि जब मेरा एफसीपीएस पास हुआ था ना, तो मेरे साथ मेरे 4 साल जूनियर लड़का था, क्योंकि मेरा लेट हो गया था एग्जाम। 2 साल मेरा एफसीपीएस में मैं स्टक रहा था, वो बिल्कुल 0 मीटर था, मेरी ट्रेनिंग भी थोड़ी लेट थी। तो वो लड़के के मैं गले लग के रोने लग गया था, क्योंकि मेरा थर्ड अटैम्प्ट में पास हुआ था। तो आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा वाकया तो नहीं हुआ? कोई कोई हुआ चीज? सर हुआ, हुआ अच्छा हुआ हुआ हुआ। मेरे साथ सर मेरे साथ इमोशंस को एक बड़ा कंट्रोल लड़की किया। पढ़ती थी। इमोशंस को तो खैर बहुत कंट्रोल करना पड़ा। हम असल में हुआ ये था कि मेरा लास्ट वाला टेबल वाइवा जो था ना, जो स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन वाले अंकल थे, वो इतने कोई रूड, इतने कोई अजीब से सर थे, यकीन करें आप, उन्होंने ना ऐसा कोई ना पार्किंसोनियम जैसे उनकी फेशिस थी, ऊपर से हर बात में भैया आप मुझे ना एक लाइन में बता दें, हाँ भैया आप मुझे एक लाइन में बता दें, अच्छा इस तरह कर सॉरी करके मैं आती हुई चीज भी जो है ना उन्होंने मुझे भुला दी थी। ठीक है, तो मुझे लगा था कि ये मेरा लुढ़क गया है वाइवा ना यहाँ पे। फिर जब मैं बाहर निकली तो होता है ना इंस्टीट्यूट बेस लोग जो होते हैं पता करवा लेते हैं, तो जो मेरी बेचारी दोस्त थी उसको पता चल गया था कि उसका क्लियर हो गया। तो फिर उस वक्त ये हुआ था, फिर मुझे इस पे रोना आ रहा था कि पता नहीं मेरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, और उसका इस पे था कि वो माशाल्लाह क्लियर कर गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में अच्छा मेरा भी क्लियर अच्छा हो देखें, गया। इसमें मैं आपको ये मैं बताऊंगा ये कि एक तो बात ये कि जो कंफ्यूज उन्होंने आपको किया ना, तो वो तो नर्व्स को चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि सारे एग्जामिनर्स एक जैसे नहीं होते, मेजॉरिटी को हम कमेंट करेंगे, मेजॉरिटी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा जो एग्जामिनर्स, कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि जिनके आगे से वो पर्चा हटा लिया जाए ना, वो वाइवा नहीं ले सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बिल्कुल बात पे। बिल्कुल ठीक है, यकीन बहुत अच्छा सारे। करें। सर आपने जो लाहौर की थी ना आपकी भी ट्रेनिंग सर, जी क्या चीज? आई एम सॉरी। आपकी भी लाहौर की ट्रेनिंग थी ना सर? जी जी। अच्छा सर मेरे ना लॉन केस के एग्जामिनर वन थे डॉक्टर खालिद बशीर, जो कॉल के पेन के हेड भी है। सही।
तो उनसे कैसा रहा एक्सपीरियंस? खालिद बशीर साहब बहुत अच्छे आहिस्ता आहिस्ता सवाल पूछते हैं और मतलब ही इज अ गुड एग्जामिनर। ठीक है, असल में वर्स्ट एग्जामिनर जो मैंने फेस किए थे वो सलमान वारिस साहब थे, और इस दफा मुझे कई लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो ब्रिगेडियर मुबीन साहब से लोग बहुत परेशान थे। अच्छा, और कौन बंदा इस वक्त आया है भाई? डॉक्टर और कैसा? सर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सर ये देखिए ब्रिगेडियर मुबीन जो हैं ये सरगोदा में रहे हैं। जी जी, एक मिनट खुरम, सॉरी मैं आपको सॉरी नो 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 नो, आई एम सॉरी, मैं इसमें आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। खुरम प्लीज, हानिया आप बताइए। हाँ सर, मैं ये कहना चाही थी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो आपने ना इसकी ना एक बैकग्राउंड नॉलेज बनानी होती है कि ना अपने दिमाग में कि अच्छा ये चीज है, इसमें ऐसे है ऐसे। और कभी भी आप पढ़े ना तो बस आप उसको ऐसे पढ़ें जैसे आपने ना करवाना है वो पेशेंट। और सबसे बेस्ट टाइम, अगर यहाँ पे कोई जूनियर है जिन्होंने अभी अभी रेजिडेंसी स्टार्ट की है ना, आप यकीन करें बेस्ट टाइम टू स्टडी है कि आपके थिएटर में वो केस आए और आप उस केस से रिलेटेड चाहे आर्टिकल से पढ़ लें, किसी भी बुक से पढ़ लें, आप उसके लिए बेस लाइन नॉलेज बनाए और उसको अप्लाई करें। आप यकीन करें इतने टाइम में हम लोग 6 महीने से जो पढ़ रहे थे ना, चीजें याद वही रही थी जो आपने करवाया हुआ था। हम ओपियोइड जो एडिक्ट पेशेंट था, इतना ज्यादा हम लोग कहाँ करवाते, मोस्टली नहीं करवा रहे होते, प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहे होते लोग यूनिवर्सल ना, और ये सब चीजें। लेकिन अगर वो आपने केस कराया हुआ था ना, मैंने कराया हुआ था वैसा केस, तो आप यकीन करें उस टाइम पे जो मैंने चीजें पढ़ के अप्लाई की थी ना पेशेंट पे, वो सब मुझे याद आ रही थी। और अभी जिनका अभी फॉरेन एग्जाम है उनके लिए तो सबसे बेस्ट पता है क्या है कि आपने नॉलेज बहुत गेन कर ली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो माइंड मैप्स है ना, उनको आप अपने ध्यान में रखें। ये माइंड मैप्स जो है ना, ये उनकी कीम है। आप यकीन करें अगर आपको ये हेडिंग्स चीजें याद होंगी ना, तो उसको खोल खोल के एक्सप्लेन आप आराम से कर सकते अच्छा, अब तो देखो हानिया, अब आप मुझे बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक दो कि मैं जिस चीज पे स्ट्रेस देता था कि इतनी ज्यादा चीजें में ना घुसो, इतनी चीजों में ना घुसो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर तो भाई अपना नाम भूल जाए। अगर आपको हानिया को हानिया नाम याद रह जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जो आपने बोला है ना, आपने जो बोल बोल के पढ़ा है ना, आप यकीन करें आपके लिए स्टडी पार्टनर बहुत जरूरी है। आप लोग ना एक दूसरे को सुनाएं, आप जितना सुनाएंगे कि अच्छा आप कैसे करेंगे, डिजीज पैथोलॉजी को अपने दिमाग में रखें। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना आपका, वो है एयरवे है, बस उससे रिलेटेड आप यकीन करें, आप अगर इस तरह शुरू करेंगे ना अपने आप को वो करके, कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सारे एग्जामिनर्स लिटरली पता है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा हमें समझ आ गई, आपको आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। उसके बाद 5-10 मिनट तो बैठ के मुझसे बातें करते रहे कि एग्जैक्टली अच्छा, कहाँ इसमें कहाँ की ट्रेनिंग क्या है, कि उनको लगा कि ना आता है इसको। जी अच्छा, ये डॉक्टर हफ्सा आप कुछ बताना चाहेंगी प्लीज? फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, कौन हेलो, और कौन एग्जाम कैंडिडेट पास वाला है? हफ्सा आप भी थोड़ा सा अस्सलाम शेयर करें। वालेकुम। हेलो जी 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 प्लीज। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एक इम्पॉर्टेंट जो है टेबल वाइवा के लिए ना, कि आप जब भी आप टेबल वाइवा में अपेयर हो तो आप एक पेपर अपने सामने जरूर रख लें। ठीक है, और उस पे जो भी एग्जामिनर जो है वो सिनेरियो आप बता रहा है, पेशेंट एज किस प्रोसीजर के लिए आया है, वो सब आप उसमें नोट डाउन कर लें। क्योंकि मेरे साथ टेबल 1 में ये हुआ था कि मैं वो लिख नहीं पाई थी, तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाई थी सिनेरियो को। और टेबल 2 मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसमें मुझे सिर्फ ये एडवांटेज हुआ था कि मैंने सारे अपने लिख लिए थे और मैं उस सिनेरियो को देख रही थी तो डायग्नोसिस मेरे सामने आ रहा था बस। ठीक है, तो ये इस चीज ने बहुत हेल्प किया था। ये लोग जो लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं ये गवाह हैं कि मैंने ये जी बात कई सर, दफा बोली है कि शॉर्ट हैंड में मैंने लिखें। सर पूरा यही किया। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, अच्छा, एक ये और मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता एक है। और बात याद आ रही है भाई, जो एमसीपीएस वालों के लिए सुन लें। मैंने हानिया ये भी याद करो, जब फजल साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा था ना कि कार्डिक आउटपुट सर पढ़ा दें, याद आया आपको? जी सर, लेकिन किसी ने पढ़ाया नहीं था, लेकिन वो आ गया था एग्जाम। जी, तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने नहीं भेजा, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि हर दफा ना एग्जामिनर चाहते हैं कि कोई नई चीज आए। ठीक है, तो वो नई चीज में मॉनिटरिंग, दुनिया जहान की तो मॉनिटरिंग हो गई, अब वो किस चीज की मॉनिटरिंग पूछेंगे आपसे? तो कार्डिक आउटपुट मॉनिटर इज द न्यू थिंग व्हिच दे हैव टू आस्क इन डिफरेंट एग्जाम। लेकिन जैसे लेकिन टेबल इसमें वन ये वाइवा बात में ना, है कि जो भी टेबल वन एडवांस चीजें वाइवा थी में ना उसकी मुझे डेप्थ में नहीं जा रहे थे।
बहुत ही सुपरफिशियल था, मतलब आपने 3-4 मिनट में आप क्या डेप्थ में जा सकते हैं। तो हर चीज को बहुत ही सुपरफिशियल, और अगर आपने बेसिक चीज बता दी तो फिर वो उसमें ज्यादा डिग आउट नहीं करते आपको, जहां आप अटके हैं तो वो फिर आपके पीछे बढ़ जाते हैं। जी जी तो हन्नान ये भाई, बहुत चीज है। हन्नान आप क्या कह रहे हो, प्लीज सर बोलो। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आप थोड़ा ऊंचा बोलना। हेलो। जी 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 बोलो बोलो। असल में अनफॉर्चुनेटली हनान इज ऑन द वे। वैसे तो इस वक्त सारे एफसीपीएस के जो लोग हैं ना, वो इस वक्त दे ऑल आर बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग इन द स्काई, एम राइट? तो कौन कौन इस वक्त जमीन पे है? सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे अभी हाँ तक नहीं लग रहा कि ना एफसीपीएस हो गया है। और आप यकीन करें, अभी तक किताब में ना इतना टाइम हो गया, किताबें देखी नहीं है ना, तो अजीब सी ना फीलिंग हो रही आपको है कि कोई मैं किताब अच्छा दिखती सर नहीं आवाज पड़ी। आ रही है? जी जी हन्नान बोलो। अच्छा सर मैं ये कह रहा था, एक तो टेबल वन वाइवा में मैंने पेपर मांगा था, मुझे ऑफर नहीं किया गया, उनके पास था नहीं ना। हम्म, ये नहीं कहा कि मैं किसी और से ले लेता हूँ, तो मैंने बगैर पेपर के ही सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई इसमें। तो तो जो टेबल बॉटम पूरा वाइवा है। बॉटम लाइन होगी कि भाई आपके भाई ने आपको जो कहा था, वो जलीलो ख्वार होने के बाद जो जलालत की जो है ना डेफिनेशन, वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि एम्बैरेसमेंट क्या सर होती इसको है। अगर मैं टेबल वाइवा को समराइज करूँ ना, तो वो इस सब पूरा कुछ पिंक बॉक्स है में डाल दो। कि जिन लोगों ने आईएम दिया हुआ है ना, तो वो ये सोचे कि आपके टोस्ट के जो स्टेशन है ना, वो छोटे छोटे स्टेशन कंबाइन करके आपके एक टेबल वाइवा बना दिए। हम्म, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक अब हमने इससे जो और निकालना एक है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है ना, यानी एक तरह से एडवाइस है कि अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन, एक टेबल वाइवा अगर आपका खराब हो गया है ना, जस्ट लीव इट देयर, बस खत्म हो गया हो गया, अब जो होना था वो हो गया, अब आपको चेंज नहीं कर सकते। आप इसी अंडर कॉन्फिडेंस को लेके ना आप दूसरे टेबल पे ना जाए। और आप मेरे एक सीनियर ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम उनको कॉन्फिडेंटली बताती रहोगी ना, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं और वो चुप करके सुनते रहेंगे आराम से, और फिर वो किसी और क्वेश्चन पे चले जाएंगे। जहां तुमने अटकना शुरू किया ना, वहां पे वो अलर्ट हो जाएगा कि शायद तुम्हें आ नहीं रहा। तो हमेशा ना टू द पॉइंट आंसर दें, जो उसने पूछा है बस उतना ही बोले, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो पूछे बेटा और आप क्या करेंगे, तब उसे मौका दें कि वो बोले, और फिर तब बोलना शुरू करें आप क्या और क्या करेंगे। खुद से बताने की जरूरत ही नहीं है उनको ज्यादा चीजें ना, बस उन्हें जो सवाल पूछा उसके 5 पॉइंट्स आप बताएं जो आपको समझ आ रहे हैं उस टाइम पे, टू द पॉइंट। और उसके बाद अगर वो और करते हैं तो फिर आप उस पर बता दें, इसका मतलब है उनकी की में कुछ और भी लिखा। सही। अच्छा, अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो एनीमिया आप लोगों से पूछा है, ड्रग ओपीआई ड्रग एडिक्ट पूछा है, एक ने मुझे नीडल स्टिक इंजरी बताया था, डॉन सिंड्रोम का पेशेंट फॉर एमआरआई, एम राइट? और जी सर, 4 साल का बच्चा था। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने बताया है एफआरसीए के माइंड मैप्स। तो एफआरसीए के माइंड मैप्स दे आर एक्सीलेंट। वो मैंने वो सारे वो ग्रुप के अंदर जो लिंक है उसके अंदर एफआरसीए के माइंड मैप्स हैं। बिल्कुल। और एंड में जो रिवीजन वाला आपका टाइम होता है ना, आपने ना अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे करनी है कि आपको ना वो माइंड मैप्स या चले आपने जिस भी बुक से पढ़ा ना, आपको उसकी हेडिंग्स पता हो, ठीक है ना। हर चीज को आपने क्लासिफाई किया हुआ, उसकी हेडिंग्स पता हो, और बस एंड में ना आपकी इतनी क्विक रिवीजन हो जाएगी, आप यकीन करें एक दिन में आपने जहां से भी पढ़ा है ना वो आपकी रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको ना वो हेडिंग्स आपके दिमाग में होंगी ना, और आपको पता, जी, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया कि आपको पता है कि उन हेडिंग्स के अंदर है क्या। इसके तो इसके अगर अंदर, उस हाँ इसी सर में सॉरी, मैं इसी जी जी मेरी सिग्नल जरा खराब है, तो मैं फिर शायद बिल्कुल बिल्कुल भाई, जरा मैंने आपको कहा, आप बस ये है कि देखो अब आज आज आप अपने इस खुशी को एंजॉय वैसे करो। तो सर मैं घर जा रहा हूँ वापस, तो वो शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। ओके अच्छा मैं ओके। ये बता रहा था सर, आपकी जो बात थी ना कि आपने कंसर्न्स रिलेटेड टू एज, एनाटॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल चेंजेस, आप यकीन करें मेरा टेबल वाइवा में लेरेंजेक्टमी, उन्होंने मेरे से डॉक्टर जोधर सलीम थे, उन्होंने मेरे से ये लेरेंजेक्टमी पूछा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ था ना कभी करवाई, ना मैंने पढ़ी। हम्म। तो मैंने उनकी जनरल कंसर्न्स को लेके चला, आपके बेस्ट फ्रेंड और आपके जो एंड बेस्ट एनिमीज है, मैं उसको लेके मैंने इसको कोप किया और वो सेटिस्फाइड था। असल में वो पता है, देखें ये डिफॉल्ट जो होते हैं ना, डिफॉल्ट होते हैं, वो चीज आपको बचा लेती है चीज, ठीक है ना, क्योंकि तमाम एनेस्थीसिया है वो उस घूम फिर के, तो आपने एनॉक्सिया से बचाना है, आपने पेशेंट के वाइटल्स को स्टेबल रखना है, आपने पेशेंट को पेन नहीं होने देनी, आपने पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होने देनी, आपने पेशेंट को ठंडा नहीं होने देना। ठंडा होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और अवेक नहीं होगा पेशेंट, ठीक है।
तो यही सारी बेसिक थ्योरी तो देखें वही है ना, कि आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के टायर भी ठीक हो, बैटरी भी ठीक हो, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर पानी भी हो, हवा भी लग रही हो, गाड़ी की स्पीड भी सही हो, ब्रेकें भी ठीक हो, सारी चीजों को यही दैट्स व्हाई दैट। और जो लोग प्लीज जो एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये स्टेटमेंट को मेरे राइट नोट डाउन कर लें कि जिस दिन आपका रिटर्न है, अगर आपकी ऐसी तैयारी हो कि उसी दिन आपसे वाइवा लिया जाए, उसी दिन आपसे वाइवा लिया जाए और आपका वाइवा फेल ना हो, आई कैन बेट ऑन इट कि उस दिन आपका रिटर्न फेल नहीं होगा। आई रिपीट, जिस दिन आपका रिटर्न हो, अगर आपकी ऐसी तैयारी हो कि उसी दिन आपसे वाइवा लिया जाए और आपका वाइवा फेल ना हो, आई गारंटी यू कि उस दिन आपका रिटर्न एमसीक्यूज वाइवा जो भी है चीज फेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात है। एनीवेज हानिया और जो लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और मेरी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए इस कॉज को आगे लेके चले आप लोग। और एक अच्छा, मैं आपको सेल्फिश होकर बात बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाओगी ना लोगों को, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको चीजें भूलेंगी नहीं, अदरवाइज आपको चीजें भूल जाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंसानियत, इंसान होने के हम में और जानवरों में यही फर्क होता है कि जो जानवर होता है वो उसको दूसरे जानवर की फिक्र नहीं होती, लेकिन इंसान जो होता है उसको दूसरे इंसान की फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, और जिस तकलीफ, जिस एंजाइटी, जिस पैनिक, जिस सारा कुछ पैल्पिटेशन से आप गुजरे हो, वो तो तकलीफ को भूलना नहीं। ठीक है, और इस चीज को आगे बढ़ाना। अच्छा, एक और मैसेज है मेरा उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी इस दफा एफसीपीएस पास किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग एफसीआई का इम्तहान दे दें। अब तो एफसीआई बहुत ही आसान हो गया है, उसका रिटर्न भी ऑनलाइन है, वाइवा भी ऑनलाइन है, और मजे की बात है वाइवा प्रैक्टिकली है ही नहीं, वो वाइवे को भी वो रिटर्न की फॉर्म में ही लेंगे आपसे। तो इसलिए सारे लोग जिन्होंने एफसीपीएस पास कर लिया है वो इसी तैयारी के साथ बगैर किसी परेशानी के एफसीआई भी पास कर लेंगे, वो फी सबीलिल्लाह पास हो जाएगा। तो ये मतलब ये मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है। ठीक है, तो अच्छा अतीक, ये अतीक भाई है, ये अतीक और अफजई कौन है? अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं चांद भाई? जी 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 बिल्कुल श्योर जी। आप जो बात कर रहे थे पहले, वो बड़ी कंट्रीब्यूट करना, आप लोग माशाल्लाह पास हुए हो, सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, एक तो डिफरेंस है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का, दूसरा जब आपके पास दौलत जमा होती है तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। एग्जैक्टली। और आपकी सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस की ज़कात ये है कि आप उसको शेयर करो दूसरों के साथ। तो उसका शेयर करने का सबसे बेहतरीन और आइडियल तरीका डॉक्टर ज़ीशान आपके सामने मॉडल हैं, उनको फॉलो कीजिए। उस तरह ना सही, उसका 10% ही आप कर देंगे ना, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये ज़रूर कीजिएगा जी। अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, भले आप टैग कर दें, भले प्राइवेट मैसेज कर लें, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, वी आर हियर टू हेल्प यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि हानिया प्लीज एक ही आपने फेवर करनी है, और सब लोग जो पास हुए हैं कि प्लीज वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के पॉइंट्स पूछे हैं वो अगर आप लोग चॉक आउट करके लिख सकते हैं तो वो लिख दे। वो एक मैं कोशिश करूंगा एक टूल बना ले। वो आज तो बिल्कुल दिमाग में आपके काम से आज तो आपको खुशी के मारे नींद नहीं आएगी। आपको पता है मेरा जब एफसीपीएस पास हुआ था उसके बाद जब मैं सो के उठा ना, तो एकदम से मुझे याद आया कि मेरा तो एफसीपीएस पास हो गया है। तो जो है ना, क्योंकि उससे पहले ये मुझे बहुत दफा ना हेलुसिनेशन होती थी कि मैं सो के उठा हूं ना तो मैं पास हो गया, तो वो तो उस वक्त तो नहीं पास होता हूँ, लेकिन एक दफा वाकई में मैं पास हो गया था। तो खुशी के मारे कुछ भी हो सकता है। और जो एनेस्थीसिया नॉलेज फेसबुक के पेज पे है ना, जो वहां पर मैंने तस्वीर लगाई हुई है, वो राइट आफ्टर आई रीच होम एंड आई मेट माय फादर, तो वो तस्वीर है जो मैंने लगी हुई है 2013 दिसंबर की है। ठीक है, तो एनीवेज जी, जो आज का ये खुशी जो है आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि देखें एक मैं इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक और बात ये कहूँगा कि हमारे लिए हमें ये बताया गया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों, तो दुनिया की हसनत के बगैर आखिरत की हसनत नहीं है। तो दुनिया की हसनत एक जो डॉक्टर होता है उसका कैरियर फंसा हुआ होता है, उसके साथ पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये ज़्यादा सिचुएशन ये
और सर ने जो भी वो रब्बी शाली वाली दुआ बताई है ना, आप यकीन करें वर्क्स एज अ मैजिक। वो तो लगता है बनी ही आपकी जो है ना इसके लिए, आपके एग्जाम के लिए। और सूरह अलम नशरा ना हर नमाज के बाद आप लोग पढ़ें, आप यकीन करें आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ये 2-3 चीजें जो है ना मैंने पाबंदी से की हैं। रब्बी शाली तो बिल्कुल बनी है आपके वाइवा देने के लिए। आपकी जबान खुद ही खुल जाती जबान है की, और आपकी ना खुद हाँ ही जो है ना एग्जामिनर को समझ आने लग जाती है आपकी बातें, आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए जो जो लोग कोई भी फोरम इज ओपन, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन दे कैन रेज द हैंड, देन आई विल आस्क देम टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, बगैर उसके कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए। जी अच्छा देखें, अब बगैर हेजिटेंस के जो क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली हैं। हानिया, आप एंजॉय करो, आप बेशक यू वांट टू लीव, यू आर फ्री नाउ। आपने अपना फीडबैक दे दिया है। जो जो बंदे लीव करना चाहते हैं दे आर फ्री, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे फोन्स आ रहे हैं, इस टाइम पे सारी जो है ना वो मुबारकबादें आ रही हैं, और आपको हो सकता है आज नींद भी ना सर आए। अभी तक तो यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे ना नींद बहुत आ रही है, क्योंकि सुबह सो जाओ ताजुद बिल्कुल। के टाइम से जो है इसीलिए ना अच्छा, उठ के बैठे हुए हम लोग, और इतनी बुरी रेस लगती है ये, तौबा इतना डिप्रेसिंग है ये पूरा एग्जाम का सिनेरियो, अल्लाह माफ करे। मैंने ना 1.5 साल बीटा ब्लॉकर खाई थी, और आखिरी बीटा ब्लॉकर की डोज मैंने खाई थी सेकंड टेबल वाइवे के आखिर से पहले, यानी कि आखिरी वाइवे से पहले मैंने तो बीटा ब्लॉकर की आखिरी डोज खाई थी। ठीक है, तो आप अंदाजा करें कि ये एग्जाम कितनी बुरी चीज होती है। एग्जाम इंसान को सर कितना, बहुत, यकीन करें बहुत स्ट्रेस है इस एग्जाम में। मतलब स्ट्रेस से ही ऐसा लगता है इंसान का ना इंतकाल हो जाए वहीं पे, लिटरली इतना बुरा स्ट्रेस है अच्छा इसका। एक मेरी रिक्वेस्ट है हानिया, बिफोर शी लीव, एनीवन आस्क टू आस्क एनी क्वेश्चन देन आई विल लेट हर गो प्लीज। एनीवन प्लीज, अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, सिर्फ सुन रहे हैं आप लोग? सवाल पूछे ना, आप लोगों के कोई सवाल होने चाहिए। सर एमसीपीएस ये वाले, कोविड हाँ 19 के लिए जो क्वेश्चन किए थे सर, वो मुझे पूछना है कि उसके बारे में क्या यस, पूछा गया है। कोविड से तो रिलेटेड ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो आप डेली प्रैक्टिस, अगर आपने कोविड कराया है ना तो आपने किया, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ना एक गाइडलाइन है, सर के ग्रुप में ही पड़ी हुई है कोविड के ना, बस आप वो कर लें। उसमें भी हेडिंग वाइज ना कि आप किस तरह पेशेंट को मैनेज करते हैं, आपने कैसे प्रॉपर डोन करना है, प्रॉपर पीपी पहननी है, बस आपने किस तरह पेशेंट को शिफ्ट कराना है। हमारे टॉक्स में आया कि वो एक प्रेग्नेंट पेशेंट थी, उसका आपने सेक्शन कराना था। हमारे वाइवा में आया कि वो कोविड-19 का पेशेंट है, आपने उसको शिफ्ट कराना है। पहले उन्होंने बोला कि वो क्रिटिकली इल नहीं है, 92% से ज्यादा उसकी सैचुरेशन है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो जो उसका कॉल स्कोर और ये सब चीज है ना वो पूछने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने ना बोला कि उसे इंट्यूबेट कर दिया, अब आपने शिफ्ट कराना है। तो अब ये ना क्रिटिकली इल ट्रांसफर का टॉपिक भी आ गया, साथ में कोविड-19 से रिलेटेड भी सारी चीजें आ गई। तो मोस्टली जो आपका जो बैरियर प्रोटेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से ही ना आपने ये बहुत बेसिक, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको इस तरह नहीं कर रहे थे कि आपसे ना बुक्स की लाइंस पूछ रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल बेसिक अप्रोच टू द पेशेंट पूछ रहे थे कि आप अगर एक पेशेंट आपके पास आया हुआ है तो आप उसे कराओगे कैसे ना, शिफ्ट कैसे कराओगे, जैसे कराते हैं वैसे कराएंगे बस। जी एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हानिया आप प्लीज जाओ, शाबाश, एंजॉय करो, एंजॉय द पार्टी। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एनीवन एल्स? एग्जाम का रह गया तो फिर हम अपनी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ें और छुट्टी करें। कल मैंने टेबल वाइवा के बारे में बात की थी, टेबल वाइवा की बेसिक्स के बारे में बात की थी। ताहिर भाई कुछ आप और प्लीज ऐड करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ये फीडबैक था ना जो अभी फ्रेश एग्जाम दे के आए हैं, उसमें फीडबैक आपने सारी बातें तो इम्पोर्टेंट कर दी हैं। मैं बड़े जी अरसे से रिक्वेस्ट और मिन्नतें करता हूँ हर एक की कि यार हर बैच में से तीन चार लोग लीड करें ना अगर, तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और बाकियों को भी फायदा होगा। तो वो लीडिंग पोजीशन में अभी लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा ताहिर भाई, एक मेरी फेवर है, आप भी कोशिश करें। मैंने ये जूनियर ग्रुप में ये मैंने कोशिश की थी, लेकिन सारे नालायक मेरे दोस्त हैं कि उनमें से एक सिर्फ जैनब ने प्रिपेयर किया और एक अरसलान ने प्रिपेयर किया, उसके अलावा सारे लोग भाग गए। ठीक है, अच्छा अब लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे कि अपने जैसे सर जो स्पेसिफिक, मेरी देखें मेरी बेसिक साइंस वीक है, ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा कि जिसको मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरीके से आती हो, कोई भी वो वॉलंटियर करे, वो कोई, ताकि वो हमें, जैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था सर, फजल के सामने कल क्लास हो रही थी इन लोगों की,
तो मैंने सर फजल के सामने मैंने ये कहा था कि सर ये प्लीज इन लोगों को कार्डिक, मैं तो बहुत मुझे आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह नहीं आता कि मैं समझा सकूं उस टॉपिक को। सर ये कार्डिक आउटपुट मॉनिटर, देखें आज उन लोगों से कार्डिक आउटपुट मॉनिटर पूछ लिया, ठीक है। तो और मैंने कुछ 10-15 सर बेसिक टॉपिक बनाए हैं, उसके अंदर से इन लोगों से पूछे, मैंने कहा था कि ओपियोइड एडिक्ट पेशेंट ना एक यूनिक पेशेंट है, यूनिक पेशेंट की 10-15 की लिस्ट में मैंने पता नहीं कितनी दफा ओपियोइड एडिक्ट भेजा इनको, ठीक है। कोविड के बारे में मैंने इनसे कहा था कि देखिए कोविड के बारे में बाकी चीजें कॉमन है, वही थ्रोम्बोसिस है, वही ARDS है, वही वैप है, वही ICU की जनरल केयर है, वो आपसे सिर्फ पूछेंगे कि कोविड से बचना कैसे, और देखें वही सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो वो चर्चा है ना, वो इंडियन न्यूज कास्टर के अंदाज में कह रहा हूँ कि आजकल चर्चा इस चीज का है, तो चर्चा जिस चीज का होगा वही सवाल पूछेंगे वो, ठीक है। तो ये है कि सर अगर कोई इसमें कोई हेल्प कर सके ना हमारी, के सर जैसे पेन के, सर पेन का भी, क्योंकि देखें वो टॉपिक जो है ना, जो थोड़े से स्पेशलाइज केयर में आ जाते हैं ना, वहां पर आके इंसान की, जैसे मैंने, या आप सर रीजनल का आप कोई टॉपिक ले लीजिए जो आप ज्यादा अच्छी, आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है, पेन वाला को किसी को हम पकड़ें, और सर देखें कई दफा प्रेजेंटेशंस होती हैं सर बहुत खूबसूरत, लेकिन वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसमें वो गेन नहीं होता। तो जब ऐसा अगर हम आम फहम अंदाज में समझाएं ना, कि जो बिल्कुल मतलब हम लेवल पे जाके बात करें, तो उसका फायदा भी ज्यादा होगा। तो ये मेरी है कि सर आप भी अपने तौर पे कोशिश करें कि 2-3 जो टॉपिक है ना, जैसे मॉनिटरिंग, एक कोई अगर हमारी जैसे न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग है, जो ज्यादा यूज नहीं करता तो उसका कॉन्सेप्ट में आगे फंस जाता है, मतलब एक लिमिटेड नॉलेज है, यानी कि एक लिमिटेड वर्किंग नॉलेज है, दैट्स इट। कार्डिक आउटपुट मॉनिटर का भी यही चक्कर है कि मैं लिड को पीको अगर मुझे कुछ समझाने को गया तो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो ये अगर, और इसी तरीके से हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, उसकी क्या इट्स एंड बिट्स होती हैं, तो कोई प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देना तो वो जरा समझने में आसानी हो जाएगी। वो अभी मॉड्यूल हुआ है क्लासरूम में, लेकिन वो थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं, वो और उसका ना मैं बड़े अरसे से मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि हम एक काम करते हैं, अभी ये तो वाइवा खत्म हो जाता है इनका, अब जो नया सेशन स्टार्ट होगा ना ज़ाहिर नेक्स्ट, उसका ये करते हैं कि आप ना वीक के डेज फिक्स कर दें कि जी इन डेज में ये क्लास होगी, ये टाइम्स है, ठीक है। तो उसमें आसानी हो जाएगी। उसमें फिर हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाते हैं, टारगेट करते हैं जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के ना, उनको रिक्वेस्ट करके उनका लेक्चर रखवा दिया करें। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही मेरा है सर, आप इसको ज़हन में रखें, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जो अभी जो सारा फीडबैक है ना, उनमें मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन सब लोगों के लिए मैं करूंगा कि एक तो बात ये कि एक जाहिर बात है, देखें हर बंदे का एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। वाइवे के बाद अक्सर जो लोग ना वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये सवाल पूछा था मुझसे और मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आया तो मैं फेल हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता ये है कि आप जब जाके वहां पर वाइवे में जाके जब बैठते हैं ना, तो वहां से आपका एक इम्प्रेशन शुरू हो जाता है, और वो इम्प्रेशन आपको डिक्टेट करता है खुद ब खुद। जब आप बैठे हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट है एग्जामिनर के साथ, आप बैठे हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट बी लुकिंग कि आप जेल में आ गए। ऐसा ना लगे कि आप जो है वो किसी सजा के लिए आए हैं। तो कई दफा लोगों की हालत ऐसी होती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको वो कंसल्टेंट बना रहे हैं, आपको वो ऐसा बना रहे हैं। अब जैसे किसी ने, ये हन्नान भी कह रहा था, हानिया भी कह रही थी ना, कि उन्होंने कंफ्यूज कर रहे थे, तो वो कंफ्यूज करना उनका हक है। उसकी वजह ये है कि आपको जिंदगी में वहां पे प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में आपको बहुत कंफ्यूजन आएंगी। तो अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। और उसके बाद ये कि कुछ एग्जामिनर्स होते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली जिनका बिहेवियर फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है, तो वो आपको, आपकी किस्मत है और वो आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी एग्जामिनर्स जो है ना वो ऐसे होते हैं कि आप जिनको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो अभी ये है कि कॉमनैलिटीज पे जाएं। देखें जो कॉमनैलिटीज है ना वो ज्यादा हैं, जो स्पेसिफिक बातें हैं वो एक एक दो दो, जैसे हानिया बता रही थी ना कि आप उसने नोट्स बना लें, तो आप ये कि इसको मैं ये कहूंगा कि सेलिंग पॉइंट आप उसका लफ्ज मैं ये बोलूंगा कि आप एक चीज करके एंड पे, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज याद कितनी रहती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कोशिश ये करें, ये मैंने सबको मशवरा दिया था, आज मैं लाउड एंड क्लियर ये मशवरा दूंगा कि देखें दो तरीके हैं। जो लोग लिख के पसंद करते हैं वो क्या करें कि अपनी जो भी वो किताब पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए स्टिकी नोट्स खरीद लें और उस स्टिकी नोट्स में उन 2 सफ़ों की या 3 सफ़ों के पर्ल्स को लिखते जाएं। तो उसका होगा ये कि वही जिस तरह हानिया ने बताया कि वो खुद ब खुद आपके माइंड मैप बन जाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरे ज्यादा थोड़ा सा इससे डिफरेंट तरीका ये है कि आप अपनी
जो है ना लैपटॉप पे फाइल बना दें जिसके अंदर आप जो उससे रिलेटेड मोटी मोटी बातें हैं, जो समरी है, सेलिंग पॉइंट है, जो एंड पे बिल्कुल आपको चीजें पूछी जाती हैं, वो आप उसकी एक बना लें। तीसरा एक और तरीका ये है जो मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव है, वो ये है कि आप लोग मैसेजेस की फॉर्म में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आपने एक दिन में डे वाइज आप अपनी एक फाइल बनानी शुरू कर दें जिसमें आपने उस दिन जो सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज पढ़ी है, जो भी चीज की है, इवन केस आपने करवाया है, आप उसकी डे के हिसाब से और एक उसकी हेडिंग बना के आप अपने मोबाइल में सेव करें और उसको गूगल ड्राइव में डालते जाएं। वो आपका एक है। और अगले दिन क्या करें कि अगले दिन आप उसको सुन लें, अगले दिन या उससे अगले दिन। तो होगा ये कि आपकी वो चीज अनइंटेंशनली वो आपकी रिवाइज हो जाएगी, अनइंटेंशनली पता चल जाएगी आपको। यही काम आप करें एमसीक्यूज में कि एमसीक्यूज जो पढ़ें उसके अंदर आप समरी बाद में निकालें कि भाई ये एमसीक्यू था, इसमें ये डाटा था, मोटा मोटा बिल्कुल समरी में, इस डाटा में ये इस बेस की वजह से उन्होंने इस आंसर को सही किया था, जो बाकी थे वो आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अगर उसमें उन्होंने ये पूछा होता तो ये आंसर हो जाएगा, अगर उन्होंने ये पूछा तो ये आंसर हो जाएगा। बेस्ट मैनेजमेंट और फर्स्ट मैनेजमेंट वुड बी डिफरेंट। हो सकता है कि किसी एक एमसीक्यू के अंदर उन्होंने बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट पूछी हो तो कुछ आंसर कुछ और होगा, फर्स्ट स्टेप का नाम पूछे तो वो आंसर कुछ और होगा। ठीक है। प्लस मैं एमसीक्यू वालों को ये करूंगा कि वो क्या करें कि वो स्टेटमेंट को चेंज करें, कि वो ये उनका टारगेट हो कि वो एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या तब्दीली करें कि आंसर का ऑप्शन बदल जाए। उससे होगा ये कि वो एक वक्त में 5 एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। और होता यही है कि एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि वो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था किसी XYZ किताब से वही सवाल पूछा। ठीक है। तो एमसीक्यूज के रेफरेंस से ये चीज है। दूसरी एक और बात उसमें ये मैं ऐड करूंगा कि जो एसएक्यूज की किताबें हैं अब लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी हैं। ठीक है। तो एसएक्यूज में भी आजकल एक ना मैं उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो नहीं कर सका हूँ, लेकिन वो CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिव्यू क्वेश्चन या समथिंग इस तरह करके एक टर्मिनोलॉजी आजकल यूज हो रही है, CRQs। ठीक है। तो जो ये मेरा लिंक है उसके अंदर एसएक्यूज और CRQs की भी बुक्स हैं। अब आपने वो कैसे पढ़नी है? अब आप कहें कि जी मैंने तो एमसीक्यू का इम्तहान देना है तो सर आप हमें ये पढ़ने को क्यों कह रहे हैं? आपने उसका सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आपने उसका क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि अगर ये सवाल मेरे से या ये चीज ये नॉलेज मेरे एनकाउंटर हो तो आई एम एबल टू चॉक आउट द आंसर। इफ आंसर इज यस तो आप उसको देख लें कि ये आपका जो चॉक आउट आंसर है जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है उसमें से देखें कि क्या आपको उसका आंसर आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो उसके अंदर जो 4, 5, 6 पॉइंट्स आपको मिले वो आप अपने उसमें से निकाल के, वही जो मैंने तरीका बताया है कि स्टिकी नोट्स की फॉर्म में या लिख के वर्ड की फॉर्म में आप उसमें से निकाल लें। होगा ये कि अल्टीमेटली अब आपकी नॉलेज, आपकी इस किताब की भी नॉलेज आती जा रही है। ठीक है। उसमें से कुछ चीजें पुरानी होंगी, कुछ चीजें नई होंगी, तो आप उसको अपनी एक बेस जो सोर्स आपने बनाया है वो उसमें आप नोट करते जाए और ये जरूर करें। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है जो नेग्लेक्टेड है वो है रिव्यू बुक्स। रिव्यू बुक्स के अंदर उन्होंने केस ओरिएंटेड किया होता है। जैसे हानिया ने एक और मैसेज दिया था, वो ये मैसेज था कि भाई आप केस ओरिएंटेड पढ़ाई करें। तो ये जूनियर से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाजिर हूँ, आप लोग जो केस करवा रहे हो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, सर वी आर डूइंग दिस केस, व्हाट आर द पर्ल्स, I will try to answer. Believe me, I will be very happy to answer this question. और वही पढ़ाई होगी, यकीन कीजिए। अगर आप केस ओरिएंटेड पढ़ाई करें और जो एनेस्थीसिया प्लान की फाइल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि भाई आप देखें सर्जरी के से शुरू करें कि भाई सर्जरी हाई रिस्क है या नहीं है, लो रिस्क है या नहीं है, इंटरमीडिएट रिस्क है या नहीं है, अर्जेंट है या नहीं है, एमरजेंट है या नहीं है, क्या नाम है इसका, इलेक्टिव है या नहीं है, या प्लान्ड है या नहीं है। और उसके बाद आगे देख लें कि इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके अंदर इंसियन कहाँ पे लगती है, इसके अंदर एनाल्जेसिया कहाँ तक के लेवल का चाहिए, इसको किस पोजीशन में किया जाता है, उस पोजीशन से रिलेटेड क्या कुछ चीजें होंगी, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी होंगी, या आप उस वक्त खुद देख रहे होंगे, या आपकी खुद किताब, आपका वो पेशेंट आपकी किताब होगा। फिर उसके बाद कुछ चीजें वहां प्रैक्टिकल हो रही होंगी, आपने उसको सिर्फ कंपेयर करना है कि आइडियल क्या है। अगर मेरे पास होता ये दवाई के बजाय ये दवाई होती तो क्या होता, अगर इस इनहेलेशनल एजेंट के बजाय मैं ये इनहेलेशनल एजेंट यूज करता तो क्या होता, मैं ये मसल रिलैक्सेंट के बजाय ये मसल रिलैक्सेंट यूज करता है तो क्या होता। इसमें मैंने पैरास्टामोल एनाल्जेसिया के लिए दिया था, मेरे पास ओपीआइड्स जो है वो नेल्बोफिन था, अगर मेरे पास रेमीफेंटेनिल होती और मॉर्फिन होती या फेंटेनिल होती तो मैं कैसे यूज करता और उसका क्या एडवांटेज होता, डेक्समेडिटोमेडीन में यूज करता तो क्या फायदा होता। इसमें मैंने किया, मैंने इसमें ये ब्लॉक लगाया था, अच्छा मैं अगर ये ब्लॉक लगाता तो क्या फायदा होता। आप यकीन कीजिए, अगर मैं आपको दावे से कहता हूँ आपके ये नॉलेज आपकी एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगी, ये नॉलेज आपकी वाइवे में भी हेल्प करेगी, ये नॉलेज आपको किसी भी फोरम पे आप खड़े हो जाएंगे ना तो आप उनको डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है।
और प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही होता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सुपरवाइजर और सीनियर, बट अगर आपको नहीं आपके अराउंड सिस्टम है तो आप रोना से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कोई आपके मुंह में लॉलीपॉप नहीं डालेगा, आपको हार्ड एंड चीजें होती हैं। खुदा की कसम, मैं सब लोग जो मेरे से रब्ता करते हैं मैं उनको बताता हूँ कि बाय गॉड, मैं जब अपना वक्त याद करता हूँ कि यार मेरे से ये सवाल किसी ने पूछा था कि थायराइड के पेशेंट डिफिकल्ट एयरवे, उसको कैसे इंडक्शन करनी है, और लिटरली मुझे मैलर फ्लश और ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया हो गया था बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। मैं ये वो वक्त था 2013 और आज 2021 है और मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरे जैसा इंसान जो बार बार फेल हुआ था, बार बार फेल हो के रगड़ा खा के वो इस स्टेज तक पहुंच गया है कि आप इस वक्त अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दे दी है कि 53 लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो ये खुदा की कसम आप लोग इससे ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मैं उस दौर का हूँ जब इतने गैजेट्स नहीं थे, मेरे आसपास इतने गैजेट्स नहीं थे। अब तो आप लोगों के पास सब कुछ है, सिर्फ आपने आप लोगों ने अप्रोच अपनी बदलनी है, टनल विजन से बाहर निकलना है। जो एक किताब पढ़ने की मेंटालिटी है, पूजा की है, वो निकले उससे बाहर। आप टॉपिक्स की दुनिया में आए, आप अपने आप को टॉपिक्स की दुनिया में रखें, आप टॉपिक देखें, इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट चीजें, आपको यकीन कीजिए बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। कोई भी काम करना होता है और सब पता है आप लोग। खवातीन से कोई कहे कि भाई कपड़े खरीदने हैं तो कैसे कपड़े खरीदने, तो उनके लिए कोई मुश्किल होगी? उनको जनाब 75 उनको ब्रांड्स का पता होगा। कोई लड़के को मोबाइल खरीदना है तो उसको मोबाइल्स का नहीं पता होगा, उसको मार्केट की एक पता होगा कि फलाने में कौन सा फंक्शन है, फलाने में कौन सा फंक्शन नहीं है। तो व्हाई नॉट, व्हाट अबाउट स्टडीज? आप स्टडीज को इबादत क्यों नहीं समझते? आप स्टडीज को, अगर ये इन्नमल अमाला बिन्नियात, अगर आप नियत, खुदा की कसम आज ये कर लें, मैं दावे से कहता हूँ इस बात को, कि अगर आप नियत ये कर लें कि मैं ये नियत है और आप बाकी स्पेशलिटीज को छोड़ दें। एनेस्थीसिया, जिंदगी और मौत साथ साथ चलती है। जरा सी आप गलती करेंगे ना, जरा सा पेशेंट को नेग्लेक्ट करेंगे, मरीज मर सकता है, और वो कोई जानदार है। और हम सब, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हमें कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो किसी चूंटी को भी मसल के, या गाड़ी के नीचे कोई जानवर भी आ जाए ना तो उसको तकलीफ होगी कि बिल्ली आ गई गाड़ी के नीचे या कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया। तो वो इंसान जब एक किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बेटे, किसी बाप को कर रहा है, तो वो नियत ये क्यों नहीं करता कि मैं, अगर मुझे ये नॉलेज मेरे पास होगी तो मैं हो सकता है इसकी पेशेंट मैनेजमेंट बेहतर कर लूंगा। एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, एग्जाम तो पास इंशाल्लाह हो ही जाएगा। व्हाई नॉट यू फोकस ऑन द थिंग कि आप इसकी नियत ये कर लें कि आप इबादत कर रहे हैं। तो आप अगर इबादत की नियत करेंगे ना तो देखिएगा सारा काम आपका हल हो जाएगा। मैं बहुत दफा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम एनीवन। बल्कि मैं जूनियर्स को, जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं, वो पिछल पैरी की तरह पढ़ जाएं अपने सीनियर्स को, सर मुझे बताएं, सर मुझे ये ना कहें मॉर्गन में मुझे नहीं समझ आ रहा, सर मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। सब पकड़ लें अपने सीनियर्स को, वो भी पीछा छुड़ाने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और डोंट हेजिटेट, और डिप्लोमेसी अपने अंदर ये लाएं कि आपने अपने सामने वाले बंदे से सवाल पूछना। मैं आपको ये दावा से कहता हूं कि अगर आप सवाल पूछने की आदत शुरू कर देंगे ना तो आपको सीखना भी शुरू कर देंगे आप, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम दोबारा से अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसको रिज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, किसी ने नहीं सवाल पूछना? सर इससे रिलेटेड ये, 2 दिन पहले आपने कैपिटल कंडक्ट की बात की थी, एक केस डिस्कस किया था आपने जो कोलोन कैंसर वाला करवाया था। सही। उसमें आपने जिक्र किया था कि आपने केटामीन इस्तेमाल किया है ड्रिप में एज एन इन्फ्यूजन। सही। तो सर उससे हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते? जी 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 जी। अच्छा, मेरी मेरी बात सुने। हार्ट रेट केटामीन से बढ़ेगा, एक ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं, अगर पेशेंट को पेन होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा? जी या बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। तो अगर आप एक ऐसी चीज दे रहे हैं और उसको बहुत समझदारी से दे रहे हैं, आप खाने के अंदर थोड़ा सा नमक डालें तो बड़ा मजे का जायका बनता है ना। जरा आप एक चुटकी के बजाय 1 चम्मच डालें, फिर खाने का जायका कैसे होता है? बदल जाता है ना। बिल्कुल बदल जाता है। केटामीन इज अ वंडरफुल मेडिसिन। इफ यू आस्क मी, केटामीन इज माय डार्लिंग। केटामीन और डेक्समेडिटोमेडीन को मैं डार्लिंग कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इतनी वंडरफुल दवाइयां हैं कि यार ये खुदा की कसम हम लोगों को ये बातें नहीं पता थी। बिलीव मी, आप केटामीन को 10 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम आप जरा देके तो देखें, थोड़ा थोड़ा जिसको आप उसको एनेस्थीसिया देने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, आप तो उसको एनेस्थीसिया देने के लिए दे रहे हैं ना, ठीक है। एग्जैक्टली।
तो बेसिकली तो पर्पस इसमें जो ये होता है। जी 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 खुरम। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना सर, केटामिन और डेक्समेडिटोमिडाइन आपकी डार्लिंग है, तो आई हैव सीन सम सीनियर्स जो केटामिन से खौफ खाते हैं। तो ये बेसिकली सर की, जैसे पहले सर कहते हैं कि वंस यू पास योर एग्जाम, फिर यू हैव अ वाइड फील्ड टू प्रैक्टिस योर प्रैक्टिसेस। आपके फेवरेट ड्रग्स बनेंगी और आपको पता होगा कि किसके साथ कैसे खेलना है। तो सिडेशन की, अपना एनाल्जेसिया के लिए जो डोज है केटामिन की, वो सिंपैथेटिक इतनी स्टिमुलेशन नहीं करती जो सर आपने सवाल किया है सर को। जी जी, बल्कि मैं आपको बताऊं होगा ये ना कि अच्छा देखिए, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट को पेन हो रही है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है। जब उसकी आपने एक ऐसी दवाई दी जिसने एनएमडीए रिसेप्टर पे इफेक्ट किया, उसने पेन की मॉड्यूलेशन की, उसने बहुत अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट दे दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगी ना, जिसको कहते हैं ना जहर। इसकी बल्कि एक और भी मैं जुमला बोलूंगा, जहर को जहर मारता है, तो ये जहर को जहर मार रहा है, ठीक है। फिर सर लेकिन इसके अलावा और भी है, जैसे प्रोपोफोल है। प्रोपोफोल जो हाइपोटेंसिव थोड़ा सा रिस्पांस उसका आता है, उसको काउंटर करने के लिए 1 सीसी केटामिन डालते हैं 9 सीसी प्रोपोफोल में, तो वो प्रोपोफोल का हाइपोटेंसिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली आई मीन आप प्रोपोफोल देंगे, पेशेंट का बिल्कुल कोई एज इज रहेगा मरीज। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली देखें, ये आपके पास ना ये एटिपिकल ड्रग्स हैं। इनमें आपको एक केटामिन इन्फ्यूजन में कहूंगा, एक लाइडोकेन इन्फ्यूजन में कहूंगा, और एक मिनट हसन आपका भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। केटामिन इन्फ्यूजन हो गई, लाइडोकेन इन्फ्यूजन हो गई, और डेक्समेडिटोमेडिन से भी लोग वाकिफ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये तजुर्बा कहूंगा इसको, कि मैंने ये तजुर्बा करके देखा है कि मैंने केटामिन और भी कुछ पेशेंट्स में दे के देखा है, कोई इफेक्ट नहीं होता। डेक्समेडिटोमेडिन का ना तो केटामीन से टैकीकार्डिया होता है, ना ही डेक्समेडिटोमेडिन से ब्रेडिकार्डिया बहुत सीवियर होता है। आप दोनों मैंने कंबाइन करके जब देखा है ना, तो रिजल्ट्स आर मच बेटर, ठीक है। तो पेन एनाल्जेसिया भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन डेक्समेडिटोमेडिन के जो यूजर्स हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि डेक्समेडिटोमेडिन फिर भी एहतियात से दें, क्योंकि डेक्समेडिटोमेडिन से ब्रेडिकार्डिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जब भी आप दें डेक्समेडिटोमेडिन, तो आपके पास ग्लाइकोपाइरुलेट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे एट्रोपिन नहीं, एट्रोपिन को इसको खुदा ना खास्ता आपने कार्डियक अरेस्ट नहीं कर दिया, या आपने उसको कोई ऐसी खतरनाक कंडीशन नहीं कर दी कि आप उसका हार्ट रेट 100 पे पहुंचा दें। ग्लाइकोपाइरुलेट इज एक्सीलेंट मेडिसिन। वो उसका हार्ट रेट अगर 60 पे आ गया ना, तो वो उसको ग्रेजुअली मोहब्बत से टेम करते 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 वो 70 तक ले जाएगा, 70 तक ले जाएगा, हार्ट रेट 75 तक ले जाएगा, ठीक है। तो यू डोंट वांट टैकीकार्डिया, यू जस्ट वांट टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, दैट्स द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अच्छा सर, आज एक और क्वेश्चन है। जी जी, आज मैंने एक बच्चा करवाया, 2 माह का था, और उसकी कोई इससे पहले एक प्रीवियस सर्जरी हो चुकी थी, जिसमें मिकोनियम आइलियस डॉक्टर साहब के नोट्स थे, जो पहले सर्जन थे। तो लेकिन बच्चा जो है उसने वेट गेन नहीं किया हुआ था, अब उसका स्टोमा बंद हो चुका था, और वो दोबारा उसकी एक्यूट एब्डोमेन के साथ वो प्रेजेंट किया। और मेरी मिसेज ही है पीडियाट्रिक सर्जन। तो एक मैंने चीज नोटिस की है, क्योंकि वो बच्चा सीवियरली डिहाइड्रेटेड था और मेलनरिश था, तो उसको हमने एक दिन प्री ऑपरेटिवली नर्सरी में एडमिट करके उसको रिससिटेट किया। उसको ना हम ब्लड 60 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। अच्छा, ऐसे जितने भी पेशेंट आते हैं जिनमें बिफोर सर्जरी ब्लड ट्रांसफ्यूज हो, उसमें स्पेशली बच्चे, एक्यूरान का रिस्पांस बड़ा ही अजीब हो जाता है। बड़ा क्या हो जाता है? लाइक एक्यूरान का रिस्पांस बड़ा अजीब हो जाता है, असर ही नहीं करता। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है। अब मैंने यही पूछना था कि इसमें ऑब्वियसली जो एक न्यूनेट्स में जो एक मैक्सिमम डोज आपने कैलकुलेट की होती है, 0.2 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाते हैं एक्यूरान। क्यों सर? जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। नहीं, बच्चों में ये जो देखिए, 0.2 मिलीग्राम तो बहुत थोड़ा है। देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, आपको इस ज़हन में ये रखना चाहिए कि अगर आप डिजायर्ड डोज से बहुत कम देंगे ना, तो वो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना, एक बात। तो और सर, दूसरी बात, ये बच्चों में वाटर सॉल्युबल कम ही देते हैं ना? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसको एंटिसिपेट करें ना। अगर जैसे मिसाल के, तो ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आप अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटे की सर्जरी है, तो आप उसको अगर पहली डोज अगर 0.5 मिलीग्राम क्या 0.6 मिलीग्राम क्या 1 मिलीग्राम पर केजी भी दे देंगे, तो नथिंग विल हैपन, आई गारंटी यू। क्योंकि एक चीज जिसका
ब्लड में मेटाबॉलिज्म है ना, तो ब्लड के अंदर मेटाबॉलिज्म तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो सर मैंने जो उसको 0.2 से शुरू किया, देयर वाज नो रिस्पांस, तो मैंने उसको 0.5 पे दे दिया। ये मैं समझ रहा हूँ कि मैंने उसको फुल जो मैक्सिमम डोज थी 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से मैंने उसे दे दिया, लेकिन स्टिल चाइल्ड वाज ब्रीदिंग कि लाइक देयर वाज नो मसल रिलैक्सेंट गिवन। तो आपने आपका कीपिंग इन माइंड कितने मैक पे था? इनहेलेशनल एजेंट कितने मैक पे था? सर इनहेलेशनल मैंने पहले आईसो 0.8 पे रखी थी, 7 नाइट्रिक ऑक्साइड थी, फिर मैंने उसको आईसो को थोड़ा बढ़ाया भी, लेकिन इट डिड नॉट वर्क द वे इट शुड वर्क। तो ये किसी बच्चे में ऐसे होता है। अच्छा, मैं बच्चे अभी में तो करता कोई हूं, आई एम फीवर नहीं सॉरी, था। एक्चुअली मैं ना एक क्वेश्चन डॉक्टर हसन ने एक सवाल पूछा था, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया, प्लीज आंसर। निगत आपका क्वेश्चन के बाद पूछ लो। डॉक्टर हसन, आपने कोई सवाल पूछा था जो मिस हो गया है, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं कर सका। डॉक्टर हसन, ओके जी, निगत आप बता दें, हसन से भी पूछ लेते हैं जी। सर ये डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब देना चाह रही थी। वो कह रहे थे कि बेबी की एलियोस्टोमी रिवर्स करनी थी और एट्राक्यूरियम असर नहीं कर रहा था। सर वैसे कि एट्राक्यूरियम जो होता है ना, वो हॉफमैन डिग्रेडेशन होती है उसमें, तो जब आपके बेबी के जो एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाए ना सर, तो फिर ये काम नहीं करती, क्योंकि है ही हॉफमैन डिग्रेडेशन। अगर टेम्परेचर पीएच वो ऊपर मैडम नीचे मैं हो जाए, समझता हूँ कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच एंड टेम्परेचर हॉफमैन इट विल नॉट डिग्रेडेशन वर्क। होती है। जी सर, जी इट विल जी नॉट डॉक्टर, वर्क एट्राक्यूरियम। जी नहीं सही कह रहे हैं आप। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये उनमें उन मेडिसिन में से है कि जिसके अंदर आप, बल्कि बच्चों में मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा डोज देनी पड़ती है। और एक बात मैं क्यों पूछी, मैं इसलिए पूछी कि इनहेलेशनल एजेंट्स अगर आप कम देंगे ना, तो मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट जल्दी खत्म होगा, और अगर आप इनहेलेशनल एजेंट ज्यादा देंगे तो मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी ये आंसर होता है ना खुरम, ये 0.8 पे डायल खोलना ये आंसर नहीं होता, ठीक है। वो आपको कम से कम प्रैक्टिकली, ये जाहिर बात है हमारे मुल्क में क्योंकि एजेंट एनालाइजर नहीं होते, तो इसलिए हम इसको पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकली भी जब आंसर करने की कोशिश करें, आप ये अंदाजा लगाएं कि इतना मेरा फ्लो था, इतने रेट पे मैंने इतने पे मैंने डायल खोला हुआ था, तो उस एज के हिसाब से क्या ये 1 मैक है या नहीं, 1 मैक है, ठीक है, 1 मैक है या नहीं, दिस शुड बी द आंसर। जी डॉक्टर हसन, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता था जी कि ये जो कैंडिडेट्स माशाल्लाह जो अपीयर हुए हैं कामयाब, उनको भी मुबारक, जो नहीं हुए चलो अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करे कामयाब। तो ये टॉक्स के भी जो क्वेश्चंस है ना, सिनेरियो, वो भी एकदम हाईलाइट कर दें जो जो याद आती है। जी मैं आप को मैं यही कहूंगा कि आप चीज़ों को अगर फॉलो करें। आप किस नंबर ग्रुप में हैं? आप जो टॉक्स की सारी चीज़ें हैं, मैंने वो सारी एक मैं कहता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैंने एक स्टेशन पहले से डिस्कस कर ली, सिवाय अच्छा, असल में मैं कल ड्यूटी पर था, हो सकता है मैं ना देख सकूं। नहीं सिर्फ कल नहीं, मैं तो पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूँ भाई आप चीजों। अच्छा। और आप पर्सनल मैसेज के लिए मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। आई विल नेवर बी बॉदर्ड कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। मुझे अफसोस और मायूसी उस वक्त ज्यादा होती है जब कोई सवाल नहीं पूछता। जी डॉक्टर राजानंद। ये वो सॉरी, एक मैं इंटरप्ट करूंगा, एक छोटी सी चीज। जी मुझे ना 2 मिनट लगे समझने में कि एक्यूरन क्या चीज है। हाँ सर, टेट्रा, ये इनको बताया है। ये खुरम आपने ना जेनेरिक नेम बोलने हैं, ट्रेड नेम को हराम कर लिया, हराम। जी, मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि बच्चों ये ट्रेड नेम जो है ना वो यूज करने बंद करें, क्योंकि एक्यूरन वहाँ है, यहाँ नहीं है हमारे पास इस नाम से। तो जो है ना उसका फार्माकोलॉजिकल नेम, जेनेरिक नेम लें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। और इसमें ना खुरम मैं ये बात पे पता है, मैं 2 बातें हैं। एक तो सर ने तो जो पॉइंट किया ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, और ये टेक्निकली ये ड्रग एरर का रीजन होता है। मैं आपको इसमें ये कहूंगा कि हमें डॉक्टर्स में और टेक्नीशियंस में फर्क होना चाहिए। तो टेक्नीशियंस बेचारे तो बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उनको नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन डॉक्टर्स शुड नेवर एवर यूज ट्रेड नेम्स, ठीक है, क्योंकि इट डजंट सूट देयर स्टेटस। समझ आई बात? तो ये कोशिश करो, ये भी आपकी वाइवा की प्रैक्टिस है खुरम, कि आपने वहां पर कोई भी ट्रेड नेम नहीं लेना, जेनेरिक नेम लेना, ठीक है जी। डॉक्टर सबा, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं?
सर मैंने आज अस्सलाम वालेकुम वाइवा दिया है। जी जी सबा साजिद के नाम से आप जानते हैं शायद। जी जी बहुत बहुत सर मुबारक। मैं कुछ ना बहुत थैंक यू सर। मैंने एक चीज बनाई थी डॉक्टर ये सबा अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी अब फिर से बोलें, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। जो आपकी मुझे बड़ी हेल्प की आज और मैं आपकी शेयर करना चाहती हूँ। जी सॉरी सबा, आपकी ना आवाज ब्रेक सर हो गई मैंने थी, ना अपने फिर दोबारा नोट्स से बनाए बोलें। थे। जी जी सर ऐसे था कि आपकी गाइडेंस पे मैंने एक चीज कलेक्ट की थी, बनाई थी, एक बुक बनाई थी और उसने मुझे आज बड़ा हेल्प किया। वो मैं शेयर करना चाहूंगी जो वाइवा देने जा रहे हैं। श्योर वेलकम। आप मुझे भेज दें, मैं सबको शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी सर वो डॉक्टर। ऐसे था नहीं सर, वो मैंने अपने नोट्स में जी जी वो लोगों ने असल भी में बनाए होंगे तो उनको अगर कंपाइल कर ले, जो एनेस्थीसिया कंसर्न है ना हर सर्जरी के और हर डिजीज के, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। टॉक्स में भी है कि कंसर्न्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो फिर जाहिर है फिर उसका सोल्यूशन भी पता होता है। तो हेलो जी जी आपकी असल में आवाज बहुत खराब आ रही है। अब आपने इंटरनेट का भी नया कनेक्शन लेना है और मोबाइल भी नया लेना है। सारे लोग जो FCPS पास कर रहे हैं ना, उनको अपने हस्बैंड से नए मोबाइल की फरमाइश करनी चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट के भी अच्छे कनेक्शन की। ठीक है चले, एनीवेज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप प्लीज मुझसे शेयर करें, मैं आगे भेज देता हूँ, ठीक है जी। डॉक्टर राजानंद कोई क्वेश्चन, देन वी विल सर जी। सर मैं बस अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक तो जो आप मॉर्गन शरीफ की तारीफ करते हैं, मैं भी उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि मेरा ये 6th ईयर है और मैं अभी तक जो है ना MCPS और FCPS की ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर खत्म होगी, मैं अभी तक मॉर्गन खत्म नहीं कर सका हूँ, पढ़ नहीं सका हूँ। मैं अपना ये रखा है कि मैं हर जो टॉपिक होता है उसके 2-3 आर्टिकल्स निकालता हूँ, उसके प्रिंट ले लेता हूँ और वो अपने साथ रखता हूँ और उसको किल कर देता हूँ, मतलब कि A to Z जो भी उसमें से क्रक्स निकल सके होंगे। तो मैं तो दूसरा सर इसमें मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो आपकी आवाज कट गई थी, थोड़ा ऊंचा आज बोलिए। जिन्होंने पास किया उनको बहुत बहुत मुबारक। जी जी और अगर वो अपने जो जो केसेस थे उनके अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना के अगर शेयर कर लें तो हम थोड़ा सा वो हो जाएगा। नहीं वो बिल्कुल, मैंने मैसेज सबको रिक्वेस्ट की है एंड दे विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है। और लेकिन मैं आपको देखें, एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये मेरे साथ जो इन टच है लोग, मैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है। वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसा करें कि टॉपिक एग्जामिनर के क्वेश्चंस पहले, एग्जामिनर से पहले आपको पता हो। That's what I request everyone। और मैं कहता हूँ जो मेरी भेजी हुई चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह लोग नहीं देखते, मैं भी ढीठ बन के भेजता रहता हूँ कि कभी ना तो कभी तो देखेंगे ना। तो असल में वो मैंने इन चीज़ों से गुजर के मैंने सारी चीज़ों को की है। मैं टॉपिक का मैं पोस्टमार्टम जिसको मैं कहता हूँ, वो पोस्टमार्टम में वो सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जिनके मुतालिक पूछा जा सकता है। तो नो योर एनिमी, कोई नई चीज नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जिन लोगों ने बताया है ना, जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने सारे लोगों को ये बातें बार बार बताई हैं, बार बार मैंने इन लोगों के पीछे लग लग के मैंने इनको ये बातें बार बार बोली हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आप ना मतलब परेशान, आपका कल वाइवा है, आप किस स्टेज पे, आपका रिटर्न है, बट वेयर आर यू स्टैंडिंग एट द मोमेंट? सर मेरा नेक्स्ट ईयर है। ओके जब यू हैव एनफ टाइम, मेरा नेक्स्ट ईयर है सर। आप सब लोग जो हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें आप लोग, एक तो मतलब अब मैं क्योंकि विद इन फ्यू मिनट्स आई एम फिनिशिंग इट, आपको मैं ये कहूंगा कि एक तो ये कि अपने ऊपर भरोसा करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये, अपने रास्ते को सीधा करें। वो रास्ता सीधा इस तरीके से होगा कि आप अपने आप को एक किताब की, कोई भी एक किताब की कैद से बाहर निकालें, आप अपने आप को टॉपिक ओरिएंटेड लाएं। ये बात हो गई। उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स को मैंने एक सैंपल के तौर पे बनाया हुआ है, आप अपने हर टॉपिक को इस तरह बनाएं, ठीक है। और मैं न्यूमरस टाइम ये डिस्कस कर चुका हूं कि सर्जरी से रिलेटेड हम लोगों ने कंसर्न्स को किया। अब आप हर सर्जरी में जो जूनियर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हर सर्जरी को उस पैटर्न के अंदर फिट करें, उस पैटर्न के अंदर फिट करें। और मैं चैलेंज करता हूं कि थोड़े दिनों के बाद अगर आपको कोई चीज ना आती हो तो मैं जिम्मेदार हूं,
मैं इससे ज्यादा बढ़ के अल्फाज नहीं बोल सकता। एग्जामिनर उसी में से पूछ रहे होते हैं, उसी सीक्वेंस में पूछ रहे होते हैं। वही कि ये हाई रिस्क सर्जरी है या नहीं, लो रिस्क सर्जरी है या नहीं, इंटरमीडिएट उसका क्या इंसिजन कहाँ पे होती है, उसमें एनाल्जेसिया कौन सा देना है, उसमें कोई स्पेशल प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें स्पेशल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। दैट्स व्हाई वाइज दैट्स प्रैक्टिकल कंडक्ट इज। वही एमसीक्यूज पूछेंगे ना यार, एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज के अंदर वो साइकियाट्री तो नहीं पूछेंगे ना, वो एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज में वो गायनी तो नहीं पूछेंगे। 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं हर हाँ ठीक है। अच्छा, जो भी डिजीज है उसको आप डिजीज की पैथोलॉजी, पहला सवाल के डिजीज होती क्या है, दूसरा सवाल उस डिजीज का बॉडी के सिस्टम्स में, हर सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है, तीसरी ये कि वो एनेस्थीसिया के साथ क्या लोचा करती है, सिंपल एज दैट। और एनेस्थीसिया के स्टेप्स को आप डिवाइड कर लें। वो मैंने एनेस्थीसिया प्लान की फाइल प्लीज सब लोग पढ़ें, मैं आपको ऐसे बिलावजा नहीं कह रहा, मेरा कोई उस पर यकीन करें, कोई रॉयल्टी नहीं है। वो आप एनेस्थीसिया प्लान की फाइल को पढ़ लें। आपको अगर वो लाहौर में लैंग्वेज यूज होती है मजा ना आए तो पैसे वापस, तो मजा ना आए तो पैसे वापस। आप उसके बाद जूनियर्स वो उस पैटर्न पे अपनी सर्जरी को प्रिपेयर करें, एंड आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू कि उसके बाद आपको कोई चीज ऐसी नहीं होगी ना आती। ठीक है, एनीवेज थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर द गैदरिंग, और इंशाल्लाह कल से हम अपना दोबारा से रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई एमसीपीएस की डेट आई है?